दोस्तों नेशनल अपडेट्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। दोस्तों पहली अपडेट गोवा से है, जहां दोस्तों यूनियन गवर्नमेंट ने 128 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए हैं फॉर द हाईवे प्रोजेक्ट्स इन कोस्टल स्टेट गोवा। दोस्तों करीब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने 8 हाईवे प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है, जिनकी लेंथ 39.7 किलोमीटर है गोवा के अंदर, और इनके लिए करीब 128.66 करोड़ रुपीस सैंक्शन कर दिए हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट दिल्ली से है, जहां दोस्तों पिछले साल दिल्ली गवर्नमेंट ने अगस्त के समय में न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी निकाली थी, जिसके तहत गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रमोशन के लिए बहुत सारे इंसेंटिव लेकर आई थी तथा यहाँ पर चार्जिंग फैसिलिटी को भी विकसित करने के लिए बहुत सारे प्लान्स बनाए थे। तो इन प्लान्स में ये पहले फेज के तहत दिल्ली के अंदर 500 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन डेवलप करना चाहती थी 100 लोकेशंस पर। इस परियोजना के लिए ये पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये डेवलपमेंट करना चाहती थी। इसके तहत दोस्तों राइड हेलिंग मोबाइल ऐप कंपनी ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी, इसने दोस्तों कहा है कि ये गवर्नमेंट की स्कीम को प्रमोशन देते हुए दिल्ली में 130 फास्ट चार्जिंग स्टेशन पब्लिक के लिए बनाएगी, और वो भी 45 दिनों के अंदर। दोस्तों ब्लू स्मार्ट कंपनी का बहुत सारा कारोबार दिल्ली एनसीआर के अंदर है। इसने कहा है कि ये चार्जिंग स्टेशन काफी एडवांस होंगे। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पर जो व्हीकल होंगे, हर प्रकार के व्हीकल 90 मिनट के अंदर फुल्ली चार्ज हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो इंडिया के हिसाब से देखें तो ये काफी एडवांस है, पर दोस्तों अगर देखा जाए चाइना वगैरह की, तो वहाँ पर इससे भी कम टाइम में जो व्हीकल है वो 100% चार्ज हो जाते हैं। तो इंडिया में दोस्तों अभी इसके क्षेत्र में काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट रेलवे के अपग्रेडेशन से है, जहां दोस्तों भारत में कई रेलवे स्टेशन पीपीपी मॉडल के तहत विकसित किए जाएंगे, मतलब कि वहां पर रीडेवलपमेंट होगा और यहां पर मॉडर्न फैसिलिटीज को भी विकसित किया जाएगा। रेलवेज ने रीडेवलपमेंट के लिए बहुत सारे स्टेशन चुने हैं, जैसे कि प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, आगरा कैंट, ग्वालियर समेत बहुत सारे रेलवे स्टेशन है जिनका रीडेवलपमेंट होगा पहले फेज के तहत। दोस्तों इनके रीडेवलपमेंट का जो वर्क है वो इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करेगी तथा वो पीपीपी मॉडल के तहत करेगी। मतलब इसके लिए जो इनका रीडेवलपमेंट होगा, इनके रीडेवलपमेंट के लिए टेंडर्स इन्वाइट करेगी। जो भी टेंडर जीतेगा उसको कॉन्टैक्ट देगी और वो यहाँ पर रीडेवलपमेंट करेगा। तो इंडियन रेलवेज ने कहा है कि यहाँ पर जो रीडेवलपमेंट होगा वो किसी भी स्टेशन के साथ जो उनकी पुरानी संरचना है उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों वो इन संरचनाओं के नाम से जाने जाते हैं। अब कानपुर सेंट्रल की जो इमारत है वो काफी पुरानी है, तो इसलिए यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बल्कि उनके ब्यूटिफिकेशन का कार्य होगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो रीडेवलपमेंट होगा तो यहाँ पर नई चीजें, नए स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे इंडियन रेलवे के द्वारा। तो यहाँ पर पुराने स्ट्रक्चर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर रीडेवलपमेंट के साथ नई चीजें बनाई जाएंगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट एलएनटी से है। दोस्तों इंडियन इंजीनियरिंग जायंट और भारत की एक बड़ी कंपनी दोस्तों लर्सन एंड टुब्रो ने आज कहा है कि करीब इनको 300 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट मिला है। दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें सऊदी अरेबिया से मिला है और इस कॉन्ट्रैक्ट को वो ईपीसी मॉडल के तहत विकसित करेंगे। परियोजना का एस्टेब्लिशमेंट ये सऊदी अरब के जेद्दा सोलर पीवी प्लांट में एस्टेब्लिश करेंगे। तो गाइस इंडिया की जो रिन्यूएबल फार्म है काफी अच्छा काम कर रही है, इनको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं ओवरसीज में। अफ्रीका के अंदर इनका मार्केट बन गया है, इसके अलावा वेस्ट एशिया से भी इन्हें अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, जो कि दोस्तों हमारी कंपनियों के लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि वो यूरोप के फार्म को इन क्षेत्रों में टक्कर दे रहे हैं इन मामलों में। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट गोवा और सिलीगुड़ी से है, जहां दोस्तों रियल्टी डेवलपर फार्म एक्सिस एक्रोप ने कहा है कि ये करीब 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे गोवा और सिलीगुड़ी में। और यहाँ पर दोस्तों वो इन्वेस्टमेंट के तहत बहुत सारी विलास और बहुत सारे स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगे। टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर लोग रुकते हैं, हॉलीडेज बिताते हैं, जो प्रीमियम क्लास के विलास की बहुत ज्यादा मांग है, तो ये यहाँ पर विलास वगैरह डेवलप करेंगे। तो इन्होंने कहा है कि ये गोवा के अंदर 2023 तक करीब 69 यूनिट्स का डेवलपमेंट करेंगे और संपन्न कर देंगे। गोवा में जितने भी ये विलास बनाएंगे वो करीब 1400 स्क्वायर फीट के होंगे। इसके अलावा ये सिलीगुड़ी में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस से है, जहां दोस्तों भारत के अंदर आज के समय में जो एयरलाइंस हैं इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। बहुत सारी एयरलाइंस ने सेंट्रल गवर्नमेंट से फाइनेंशियल सपोर्ट की भी मांग की है। अब दोस्तों बात करें तो इसके बहुत सारे रीजन है और उन पर हम चर्चा नहीं करेंगे। दोस्तों कोविड-19 के कारण ये ऐसा हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस था, इस पर गवर्नमेंट ने बहुत कुछ कहा है। पिछले साल गवर्नमेंट ने कहा था कि इसके हम 100% शेयर बेचेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट ने इसके प्राइवेटाइजेशन के लिए बहुत सारा प्रयास किए हैं। 20 साल पहले ये कार्य शुरू हो गया था। पहले गवर्नमेंट छोटे छोटे स्टेक्स बेचती थी, जैसे 10%, लेकिन उससे कोई काम नहीं चला। अभी दोस्तों बात करें तो ये 100% स्टेक इसका बेचेगी। इसके लिए पिछले साल ही EOL एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इसने इन्वाइट किया था, जिसके तहत कुछ फार्म आए थे जिन्होंने रुचि दिखाई थी इसको खरीदने में। इसमें टाटा समेत अमेरिकन फार्म ने अपना इंटरेस्ट दिया था। गवर्नमेंट ने कहा था कि जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है सारा वो जून तक खत्म हो जाएगा, लेकिन अब ये बढ़ाकर उन्होंने कहा है कि सितंबर तक सारा
सारा प्रोसेस खत्म हो सकता है। और इन्होंने कहा है कि जून के अंदर हम जो इसका खरीदार है उसकी घोषणा कर देंगे। दोस्तों इसमें टाटा ग्रुप टॉप पर है इसको खरीदने के मामले में, और दूसरे नंबर पर इंटरप इंक ग्रुप है जो कि अमेरिका का है। तो इस तरह देखा जाए तो जून तक हमें पता लग जाएगा कि एयर इंडिया को कौन खरीदेगा। दोस्तों मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जो हमारी एयरलाइन एयर इंडिया है इस पे बहुत ज्यादा कर्ज है, तो जो भी इसको खरीदेगा उसको पैसा देना होगा। इसके अलावा जितना भी कर्ज इस पे होगा वो सारा चुकाना होगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट चित्रकूट से है, जहां दोस्तों अडानी ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने चित्रकूट में सोलर पावर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है। करीब 50 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट है, इसको ऑपरेशनल कर दिया गया है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ साझेदारी करके 25 साल के बिजली खरीद समझौते के साथ पूरा किया है। दोस्तों बुंदेलखंड रीजन में अब बहुत सारे सोलर प्रोजेक्ट्स चलने वाले हैं और गवर्नमेंट यहाँ पर प्लान कर रही है कि यहाँ पर करीब 1000 से 1900 मेगावाट तक के बड़े बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाए जाए, ताकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है बाय सोलर पावर ये बढ़ सके। दोस्तों ऐसी बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं यहाँ पर शुरू होने वाली हैं आने वाले समय में। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट क्रूड ऑयल से है, जहां दोस्तों भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL जो कि पब्लिक सेक्टर की मेजर ऑयल रिफाइनर है, इसने दोस्तों ये प्लान बनाया है कि अब ये क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता वेस्ट एशिया से 65% से 50% कर देगी। अभी यहाँ पर जो क्रूड ऑयल इसकी रिफाइनिंग के लिए जरूरी, अभी ये क्रूड ऑयल के लिए इसकी निर्भरता 65% है वेस्ट एशिया में, धीरे धीरे ये इसको 50% कर देगी। इसके लिए ये अल्टरनेटिव ढूंढेगी जो कि गवर्नमेंट का प्लान है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट क्रूड ऑयल की निर्भरता वेस्ट एशिया से कम करना चाहता है और इसके लिए वो अल्टरनेटिव की तलाश कर रहा है और बहुत सारे देश उसे मिल भी चुके हैं। तो ये कंपनी भी गवर्नमेंट के प्लान को फॉलो करेगी और ये क्रूड ऑयल का इंपोर्ट लैटिन अमेरिका के देश, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, यहाँ से ऑयल का इंपोर्ट करेगी। दोस्तों अभी गवर्नमेंट उन देशों पर फोकस कर रहा है जो देश क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट वेदांता से है, जहां दोस्तों वेदांता ग्रुप भारत में डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट एस्टेब्लिश करने का विचार कर रही है सरकार के सहयोग के साथ। दोस्तों डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट में बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड के साथ डिस्प्ले की मैन्युफैक्चरिंग होती है। डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट में बहुत प्रकार के डिस्प्ले बनाए जाते हैं। अब बात करें तो करीब स्मार्टफोन मार्केट में इसका योगदान 25% है, LCD स्मार्ट टीवी इन सब में 15% है, इलेक्ट्रिकल तो इसकी मांग इलेक्ट्रिकल में बहुत ज्यादा है। भारत का जो डिस्प्ले मार्केट है 2020 में वो $7 बिलियन के आसपास है और ये 2025 में $18 बिलियन हो सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ऐसी यूनिट स्टैब्लिश करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पहले ही इन्वाइट किया था कि भारत के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट हो, और इसके लिए इंटरेस्ट सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है, यानी कि इसी महीने के अंतिम तक ये पता लग जाएगा कि कौन सी कंपनी ये इसका एस्टेब्लिशमेंट भारत में करेगी। इसमें वेदांता भी लगी हुई है। बात करें दोस्तों तो जो भी कंपनी सेलेक्ट होगी उसको गवर्नमेंट हेल्प करेगी, पहला इंसेंटिव देगी ताकि भारत के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सके। चलिए दोस्तों कुछ स्टार्टअप अपडेट्स को देख लेते हैं, जहां दोस्तों इंडियन मर्चेंट स्टार्टअप प्लेटफॉर्म और यूनिकॉर्न पाइन लैब्स ने साउथ ईस्ट एशिया की फिनटेक फार्म फैब को $45 मिलियन में एक्वायर कर लिया है, तथा इन्होंने कहा है कि इसके एक्विजिशन से इन दोनों का बिजनेस एशिया रीजन में बहुत ही तेजी से ग्रो होगा। वहीं दोस्तों इंडियन स्टार्टअप नायका फैशन ने, जो कि मल्टी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसने दोस्तों पायरा बेला जो कि एक ऑनलाइन ज्वेलरी डिजाइनर फार्म है, इसका एक्विजिशन कर लिया है। वहीं दोस्तों गवर्नमेंट की चुनौती इंक्यूबेशन प्लान था जो कि स्टार्टअप्स के लिए लाया गया था। इसके तहत दोस्तों STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया करीब 42 स्टार्टअप्स को चुनता जिनको वो इंक्यूबेशन प्रोवाइड करता। अब दोस्तों इंक्यूबेशन में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है, ऑफिस स्पेस प्रोवाइड किया जाता है, तथा बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। तो इसके तहत STPI ने 42 स्टार्टअप्स को चुन लिया है और ये डिफरेंट फील्ड के हैं। ये एग्री स्टार्टअप्स हैं, फिनटेक स्टार्टअप हैं, बहुत सारे क्षेत्रों के हैं। तो इनको अब ये इंक्यूबेशन सर्विस प्रोवाइड करेगी। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।